मैं जयदीप पुष्पा आप सभी का जैम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारा चल रही थी मध्य प्रदेश की नदियाँ, जिसमें हम मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वह भी मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी नदियाँ जो कि किसी बड़ी नदी की सहायक नदी हैं, जिनका यदि हम इनकी बात करें, इन नदियों के बारे में अधिकांश जो बुकें हैं उनमें जानकारी इनकी बहुत कम देखने को मिलती है। तो इनको आप सभी को अच्छे से नोट डाउन करना है और इनको अच्छे से पढ़ना है कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारी क्रूनो नदी है, क्रूनो नदी, उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो क्रूनो नदी की यदि हम उद्गम की बात करें तो शिवपुरी के पठार से क्रूनो नदी का उद्गम होता है। अब हम बात करते हैं कि यह किस नदी की सहायक नदी है। तो क्रूनो नदी जो कि शिवपुरी ज़िले में प्रवाहित होती है और हमारे मुरैना ज़िले में प्रवाहित होती है, यह जाकर मिलती है हमारी किस नदी से, चंबल नदी से। जो कि क्रूनो नदी की यदि देखें किसकी सहायक नदी है, तो हमारी क्रूनो नदी हमारी चंबल नदी की सहायक नदी है। तो अब हम हमारी अगली नदी के बारे में देखते हैं कि कौन सी है। तो हमारी जो है अगली नदी बीना नदी। बीना नदी की यदि हम बात करें कि बीना नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है, तो बीना नदी का उद्गम हमारे सागर ज़िले से इस नदी का उद्गम होता है। यदि हम बात करें कि यह किसकी सहायक नदी है, तो बीना नदी आपसे पूछा जाएगा किसकी सहायक नदी है, तो बीना नदी है बेतवा नदी की सहायक नदी। किसकी? बेतवा नदी की सहायक नदी है हमारी बीना नदी, बीना नदी। अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, कि इससे क्या क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेगा। इससे देखने को मिलेगा कि जो राहतगढ़ जलप्रपात पूछा जाएगा, राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, और इसी जलप्रपात का अन्य नाम देखने को मिलता है भालकुंड जलप्रपात। आपसे पूछेगा भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वो है बीना नदी पर स्थित है। और यदि पूछे किस ज़िले में स्थित है, तो हमारे सागर ज़िले में हमें देखने को मिलेगा कौन सा जलप्रपात, राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात। अब हम आगे बात करते हैं हमारी अगली नदी कुंवारी नदी के बारे में। तो कुंवारी नदी के बारे में हम देखते हैं कि जो कुंवारी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। यदि आप सभी से पूछा जाए कि कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो शिवपुरी के पठार से यह निकलती है। कहाँ से? शिवपुरी के पठार से। शिवपुरी के पठार से निकलने के पश्चात यह शिवपुरी में प्रवाहित होती है, शिवपुरी ज़िले में, और यह जाकर मिल जाती है किसमें, सिंध नदी में। सिंध नदी में मिल जाती है, जो कि सिंध नदी किसकी सहायक नदी है, हमारी चंबल नदी की सहायक नदी है सिंध नदी। इस प्रकार चंबल नदी प्रवाहित होती है और इसमें जाकर मिलती है कौन सी, सिंध नदी। यदि हम देखें कि जो कुंवारी नदी है वह हमारी सिंध नदी की सहायक नदी है इस प्रकार। तो इस प्रकार यह जो हमारी चंबल नदी है वह किसकी सहायक नदी है, हमारी यमुना नदी की सहायक नदी हमारी चंबल नदी है। तो इस प्रकार कुछ यह प्रवाहित होती हैं। अब हम अगली नदी की बात करते हैं, कौन सी, हमारी धसान नदी। अब हम देखते हैं कि जो धसान नदी है उसका उद्गम कहाँ होता है। यदि हम धसान नदी के उद्गम की बात करें, तो जो धसान नदी का उद्गम है वह सागर ज़िले से होता है। सागर ज़िले से धसान नदी का उद्गम होता है और यह बेतवा नदी की सहायक नदी है। किसकी? बेतवा नदी की सहायक नदी है हमारी धसान नदी। यदि हम बात करें कि इसकी विशेषता क्या है धसान नदी की, यदि पूछा जाए कि धसान नदी कहाँ पर जाकर बेतवा नदी में मिलती है, तो यह ललितपुर वाले क्षेत्र में जाकर बेतवा नदी से मिल जाती है। ललितपुर कहाँ आता है, तो यह आता है हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ललितपुर ज़िला, जहाँ पर धसान नदी जाकर मिलती है किससे, बेतवा नदी से। तो धसान नदी किसकी सहायक नदी है, बेतवा नदी की सहायक है धसान नदी। अब हम आगे बात करते हैं जामनी नदी के बारे में। तो जामनी नदी से आपसे पूछा जाएगा जामनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है सागर ज़िले से। सागर ज़िले से इसका उद्गम होता है और यह ओरछा के समीप जाकर, ओरछा में जाकर बेतवा नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी से मिल जाती है, तो ओरछा कहाँ पर मिलेगा, ओरछा मिलेगा हमें निवाड़ी ज़िले में। कौन से ज़िले में? निवाड़ी ज़िले में हमें देखने को मिलेगा ओरछा। तो ओरछा को यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा ओरछा, ओरछा पर देखने को मिलेगा हमें कंचना घाट। बेतवा नदी पर देखने को मिलेगा कौन सा, कंचना घाट। और यदि हम बात करें कि जो मिलती है हमारी जामनी नदी किसकी सहायक नदी है, हमारी बेतवा की सहायक नदी है जामनी नदी।
अब हम आगे बात करते हैं कि जामनी नदी जो कि ओरछा अभ्यारण्य की जीवन रेखा। यदि आपसे पूछा जाए कि ओरछा अभ्यारण्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो वह है जामनी नदी। जामनी नदी ओरछा अभ्यारण्य से होकर बहने वाली और ओरछा अभ्यारण्य की जीवन रेखा है। एक क्वेश्चन और आप सभी से पूछा जाएगा कि जो बेतवा नदी है उसके विषय में पूछा जाएगा कि ओरछा अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदी कौन सी, ओरछा अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वह बेतवा नदी है। यदि आपके ऑप्शन में जामनी नदी नहीं है तो आप सभी को बताना है कि बेतवा नदी जो है वह ओरछा अभ्यारण्य से होकर बहने वाली या ओरछा अभ्यारण्य की जीवन रेखा है। यदि जामनी नदी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको बताना है कि जो जामनी नदी है वह ओरछा अभ्यारण्य की जीवन रेखा है। तो अब हम आगे बात करते हैं हमारी अगली नदी के बारे में, उर्मिल नदी। यदि हम उर्मिल नदी की बात करें कि उर्मिल नदी किस ज़िले में प्रवाहित होती है, कि हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में हमें देखने को मिलेगी उर्मिल नदी। यह किसकी सहायक नदी पूछा जाए तो हमारी केन नदी की सहायक देखने को मिलेगी उर्मिल नदी। उर्मिल नदी से एक क्वेश्चन बनेगा कि उर्मिल परियोजना किस नदी पर स्थित है। उर्मिल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हमारी उर्मिल नदी पर देखने को मिलेगी हमें उर्मिल परियोजना। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि रनगवा नदी। यदि हम रनगवा नदी की बात करें तो हमें छतरपुर ज़िले में यह देखने को मिलेगी और यह किसकी सहायक नदी है, तो केन नदी की सहायक नदी है रनगवा नदी। यदि इससे भी एक क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो रनगवा परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है, तो हमारी रनगवा नदी पर छतरपुर ज़िले में रनगवा परियोजना स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं हमारी अगली नदी के बारे में, सीमरी नदी। यदि सीमरी नदी से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछेगा सीमरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो केन नदी की सहायक नदी देखने को मिलेगी सीमरी नदी। यदि हम बात करें सीमरी नदी किस ज़िले में जाकर केन नदी में मिलेगी, तो वह पन्ना ज़िले में, पन्ना में देखने को मिलेगी हमें सीमरी नदी। यदि हम बात करें कि जो केन नदी से मिलती है सीमरी नदी, तो इन दोनों के संगम पर, जहाँ पर केन नदी मिलती है सीमरी नदी से, इनके संगम पर हमें देखने को मिलता है गगऊ बांध। यदि पूछे गगऊ बांध कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सीमरी नदी और केन नदी के संगम पर देखने को मिलेगा गगऊ बांध। पन्ना ज़िले में यह बांध हमें देखने को मिलेगा और यहीं पे पन्ना ज़िले में ही हमें देखने को मिलेगा क्या, गगऊ अभ्यारण्य। अब हम आगे बात करते हैं पेंच नदी के बारे में। तो पेंच नदी की यदि हम बात करें कि पेंच नदी से आपसे पूछा जाएगा कि यह किसकी सहायक नदी है, तो यह है बेनगंगा नदी की सहायक नदी है। कहीं कहीं पर आप सभी को यह नदी, यदि बेनगंगा नदी ऑप्शन में नहीं है तो आपको बताना है कि यह कान्हन नदी की सहायक नदी है। किसकी, कान्हन नदी की। तो हम बात करते हैं कि जो किस प्रकार से प्रवाहित होती है। यदि हम देखें सिवनी और बालाघाट वाले ज़िले में कुछ इस प्रकार हमारी गंगा नदी, जो बेनगंगा नदी है, वह प्रवाहित होती है। हम बात करें कि जो हमारी पेंच नदी है वह किस प्रकार आती है, यहाँ से आती है एक कान्हन नदी और इसमें आकर यहाँ पर मिल जाती है हमारी पेंच नदी। तो इस प्रकार यह कुछ प्रवाहित होती हैं। तो जो बोलते हैं कि जो हमारी पेंच नदी है वह किसकी सहायक नदी है, तो बेनगंगा नदी की सहायक नदी देखने को मिलती है पेंच नदी। यदि हम बात करें कि पेंच नदी से एक क्वेश्चन आप सभी को अधिकांश देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि एक राइटर थे हमारे, कौन, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक द जंगल बुक में इस नदी का वर्णन किया है। किसका, पेंच नदी का वर्णन हमारी जो बुक है रुडयार्ड किपलिंग की, उसमें किया गया है। द जंगल बुक में हमें देखने को मिलता है का वर्णन, जो पेंच नदी है उसका वर्णन। यदि हम बात करें कि जो पेंच नदी है उसके किनारे पर हमें देखने को मिलेगा पास वाले ही क्षेत्र में मोगली लैंड। मोगली लैंड कहाँ से, जो आप सभी ने देखा होगा कि एक नाटक आता है द जंगल बुक, जिसमें एक मोगली नामक एक जो है मोगली रहता है। कौन, मोगली, जो कि जानवरों के साथ खेलता कूदता है और जानवरों के साथ रहता है। तो वह इसी बुक से ली हुई स्टोरी है द जंगल बुक से। तो किसने लिखा है इस बुक को, तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, कुलबेहरा नदी की। कुलबेहरा नदी के यदि पूछे जाए कि कुलबेहरा नदी
किस ज़िले में प्रवाहित होती है? तो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में यह देखने को मिलेगी। कौन सी? कुलबेहरा नदी। कुलबेहरा नदी जो कि पेंच नदी की सहायक है। किस नदी की? पेंच नदी की सहायक है और यह छिंदवाड़ा ज़िले की जीवन रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। किस नाम से? ज़िले की जीवन रेखा। अब हम अगली नदी के बारे में बात करते हैं, अनास नदी। अनास नदी जो कि झाबुआ ज़िले में से उसका उद्गम होता है। कहाँ से? हमारे झाबुआ ज़िले से। और यह झाबुआ ज़िले से निकलकर राजस्थान वाले क्षेत्र में जाकर राजस्थान राज्य में जाकर हमारी माही नदी से मिल जाती है। किससे? माही नदी से। तो जो अनास नदी है वह किसकी सहायक नदी है? हमारी माही नदी की सहायक है अनास नदी। अब हम आगे बात करते हैं बीहड़ नदी की। बीहड़ नदी जो कि टोंस नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? टोंस नदी की। आप सभी से पूछेगा कि बीहड़ नदी पर कौन कौन से जलप्रपात देखने को मिलेंगे? तो चचाई जलप्रपात देखने को मिलेगा, पूर्वा जलप्रपात देखने को मिलेगा, पियावन जलप्रपात देखने को मिलेगा। तो यह किस जिले में देखने को मिलेंगे? तो यह हमें देखने को मिलेंगे रीवा में। कौन से? रीवा जिले में देखने को मिलेंगे चचाई जलप्रपात, पूर्व जलप्रपात, पियावन जलप्रपात। और जो बिछिया नदी है वह बीहड़ नदी की सहायक नदी है। यदि पूछे कि बीहड़ नदी की सहायक नदी, तो बिछिया नदी बीहड़ नदी की सहायक नदी है। अब हम आगे बात करते हैं सेलर नदी के बारे। सेलर नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो जो हमारी एक नदी प्रवाहित होती है टोंस नदी इस प्रकार, और इसमें जाकर मिलती है कौन सी? एक बेलन नामक नदी इसमें जाकर मिलती है। तो जो बेलन नदी है उसकी सहायक कौन सी नदी है? सेलर नदी। किसकी सहायक है सेलर नदी? जो कि टोंस नदी है। टोंस नदी की सहायक है बेलन। बेलन की सहायक है हमारी कौन सी नदी? सेलर नदी। तो सेलर नदी से एक अच्छा क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो बहुटी जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो वह हमें सेलर नदी पर देखने को मिलेगा बहुटी जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात, जो कि सेलर नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 198 मीटर यह ऊंचा है। इससे पहले कौन सा हमारा जलप्रपात सबसे ऊंचा था? तो हमारा चचई जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 130 मीटर यह था। अब हम आगे बात करते हैं कि जो महाना नदी के बारे में, कि महाना नदी से आपसे पूछेगा कि महाना नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है टोंस नदी की सहायक नदी। यदि पूछे यह किस ज़िले में प्रवाहित होती है, तो हमें देखने को मिलेगी यह रीवा ज़िले में यह प्रवाहित होती हुई दिखेगी। अब हम बात करते हैं कि जो महाना नदी है उस पर देखने को मिलेगा केवटी जलप्रपात। अब हम देखते हैं हमारी अगली नदी के बारे में, कोलार नदी। कोलार नदी की यदि हम बात करें तो यह किस ज़िले में प्रवाहित होती है? तो यह सीहोर ज़िले से निकलती है। सीहोर ज़िले में ही इस नदी पर कौन सा बांध? कोलार बांध स्थित है। यदि पूछे कोलार नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी कोलार नदी है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी बारना नदी के बारे में, कि बारना नदी का उद्गम कहाँ होता है। यदि हम बारना नदी के उद्गम की बात करें कि बारना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बारना नदी का जो उद्गम है वह रायसेन ज़िले के, कहाँ? रायसेन ज़िले से होता है। और यह कहाँ प्रवाहित होती है? तो बारना नदी हमें देखने को मिलेगी रायसेन ज़िले में। और यह किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है बारना नदी। यदि हम बात करें कि जो इस नदी पर एक बांध देखने को मिलेगा हमें, कौन सा बांध? बारना बांध इस नदी पर स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं हमारी अगली नदी के बारे में, कौन सी नदी हमें देखने को मिलेगी। तो जो हमारी अगली नदी है वह है हथनी नदी। तो हथनी नदी की यदि हम देखें तो यह किसकी सहायक नदी है? तो यह है नर्मदा नदी की सहायक नदी है हथनी नदी। यदि हम इसकी बात करें कि यह कहाँ पर जाकर नर्मदा नदी में मिलेगी, तो यह अलीराजपुर ज़िले में प्रवाहित होती है और अलीराजपुर से ही जाकर नर्मदा नदी से मिल जाती हैं। और इस पर यदि हम बात करें कि हथनी नदी पर एक परियोजना स्थित है। कौन सी परियोजना? जोवट परियोजना। आप सभी से पूछेगा जोवट परियोजना कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जोवट परियोजना हमें झाबुआ ज़िले में देखने को मिलेगी। कहाँ? झाबुआ में। झाबुआ में देखने को मिलेगी जोवट परियोजना।
जो कि हथनी नदी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं सिवाना नदी के बारे में। सिवाना नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो यह सिवाना नदी प्रवाहित होती है हमारे मंदसौर ज़िले में। कौन से ज़िले में? मंदसौर ज़िले में। और यह किस नदी की सहायक नदी है? तो हमारी चंबल नदी की सहायक नदी है सिवाना नदी। आप सभी से पूछेगा कि जो मंदसौर शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदसौर स्थित है हमारी सिवाना नदी के तट पर, और यहीं पर हमें देखने को मिलेगा पशुपतिनाथ का मंदिर। किसका मंदिर? पशुपतिनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं जामनेर नदी के बारे में। कौन सी नदी? जामनेर नदी। यदि हम इसकी बात करें तो यह खिबनी अभ्यारण्य से होकर बहती है। खिबनी अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? तो यह देखने को मिलेगा देवास में। देवास में देखने को मिलेगा खिबनी अभ्यारण्य, जिससे होकर जामनेर नदी बहती है। और यह किसकी सहायक नदी है? तो यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है जामनेर नदी। अब हम आगे बात करते हैं देजला नदी के बारे में। देजला नदी, यदि हम देजला नदी के देखें तो देजला नदी का जो पूछेगा किस नदी में, किस ज़िले में यह प्रवाहित होती है, तो खरगोन ज़िले में हमें देखने को मिलेगी देजला नदी, जो कि हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इस नदी की जो पूछेगा कि आपका जो देजला देवड़ा परियोजना, कौन सी? देजला देवड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है हमारे देजला नदी पर यह देखने को मिलेगी। और पूछे यह किस ज़िले में देखने को मिलेगी? तो खरगोन ज़िले में देखने को मिलेगी। कौन सी? देजला देवड़ा परियोजना। अब हम आगे बात करते हैं जोहिला नदी के बारे में। कौन सी नदी? जोहिला नदी। जो जोहिला नदी है वह कहाँ से निकलती है? इसके उद्गम की यदि हम बात करें तो यह अमरकंटक, और अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, और यह जाकर किस में मिल जाती है? हमारी सोन नदी में जाकर यह मिल जाती है। और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सांप के आकार में प्रवाहित होती है। किसमें? सांप के आकार में। यह पूरब से पश्चिम इस प्रकार से सांप के आकार में आप सभी को देखने को मिलेगी। तो अब हम आगे बात करते हैं हमारे कि आप सभी को लगभग हमारी मध्य प्रदेश की जो कुछ छोटी नदियां थीं उनके बारे में हम देख चुके हैं। तो अब हम जो है इस सीरीज़ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं कि जो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, तो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में लगभग मैंने आप सभी को सभी प्रश्न करा दिए हैं कि नदियों से आप सभी के कहीं के भी प्रश्न, आपसे कोई सा भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश का देना, आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और आगे मैं इन सभी नदियों से संबंधित क्वेश्चनों की एक सीरीज़ लाने वाला हूं, जिसमें आप अपने पहले इससे पढ़ें और उस सीरीज़ को लगाएं, जिससे आपके कोई भी आंसर गलत नहीं होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।